हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल इलेक्ट्रिकल सीरीज सर्किट का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो पहले हम ये जो नोटेशन है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो नोटेशन पहले देखते हैं और इसके बाद जो आरसी सीरीज सर्किट है वो आरसी सीरीज सर्किट का कंसेप्ट देखने वाले हैं। प्रीवियस 2-3 लेक्चर में हमने आरएल सीरीज सर्किट का कंसेप्ट देखा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम के लिए स्मॉल और कैपिटल क्यू, चार्ज के लिए स्मॉल आई और कैपिटल आई, करंट के लिए यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, पी, कैपिटल वी और ई, ये वोल्टेज के लिए। अब हम ये जो आई है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे लिख सकते हैं, तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। अब ये जो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी हो जाता है। अब हम ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R जो है वो आई आर ऐसे लिख सकते हैं, और ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C ये हम Q अपॉन C ले सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देखने के बाद हम एक्चुअल कंसेप्ट जो है हमारा आरसी सीरीज सर्किट, वो आरसी सीरीज सर्किट हम देख सकते हैं। तो अभी अभी हमने देखा है वोल्टेज अक्रॉस R जो है वो I इंटू आई होता है, और वोल्टेज अक्रॉस C जो Q अपॉन C होता है। तो यहाँ हम जो किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, तो किरचॉफ्स लॉ यूज करने के बाद वोल्टेज अक्रॉस R प्लस वोल्टेज अक्रॉस C इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर आई प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें ये जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी अभी हमने देखा है, आई की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो ये जो पार्ट है आई का वो हम डी क्यू बाई डी टी ले सकते हैं। अब यहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म इसमें डिवाइड थ्रू आउट बाय, जब डिवाइड थ्रू आउट बाय जब आर करेंगे, ये थोड़ा सा कैपिटल हुआ है, डिवाइड थ्रू आउट बाय आर करेंगे, तो ये आर से डिवाइड करने के बाद ये आर यहाँ से जाएगा, यहाँ हमें आर लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या होने वाला है, ये अपॉन आर ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये जो सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, एक ही सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं, वो सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, और वही एक ही एग्जांपल का हम 9 ऑब्जेक्टिव एग्जांपल तैयार करने वाले हैं। तो डिफरेंट एंगल से हमने वो 9 एग्जांपल आपके लिए बनाए हैं। तो प्लीज आप ये जो वीडियो है पूरे एंड तक देखो, ताकि कैसे 9 एग्जांपल हमने बनाए हैं एक ही एग्जांपल का, आपको वो आइडिया पूरी तरह समझ में आएगा। तो ये एग्जांपल आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं, a resistance of 50 ohms and capacitance of 0.01 farad connected in series with a battery of 10 into e raised to 2t volts and the charge in terms of time। तो हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, पहले जो गिवन कंडीशंस है, जो गिवन थिंग्स है, वो गिवन थिंग्स पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या करना पड़ेगा, ये जो आर है, आर हमें क्या प्रोवाइड किया है, 50 ओहम्स प्रोवाइड किया है। फिर जो कैपेसिटर सी है वो 0.01 फैराड दिया है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वोल्टेज भी ले सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं,
ई भी ले सकते हैं। तो v इज इक्वल टू ई जो है वो क्या दिया है यहाँ 10 इंटू ई रेस टू 2t ऐसा दिया है। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट देने के बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आरसी सीरीज सर्किट हमने अभी अभी देखा है। ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ये मैंने एज इट इज लिया है, लेकिन क्योंकि ये अभी अभी हमने ये कंसेप्ट देखा है, तो वोल्टेज अक्रॉस आरसी सर्किट इसी तरह हो जाएगा। अब ये इसी तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइड थ्रू बाय आर जब करेंगे तो ये डिवाइड थ्रू अबाउट आर करेंगे तो ये इसी तरह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये जो आर की वैल्यू है आपको पता है, आर की वैल्यू यहाँ क्या दी है 50 दी है। ये आर की वैल्यू हम 50 ले रहे हैं। फिर मल्टीपल में हमें क्या करना है, ये जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 0.01 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ई की जो वैल्यू है 10 इंटू ई रेस टू टी है, तो 10 इंटू ई रेस टू टी, और आर की जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू भी यहाँ 50 ले रहे हैं। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं, तो ये 50 इंटू 0.1 जो है ये क्या बन जाएगा 0.5 बन जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 10/50 है वो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या ऐसे लिख सकते हैं हम 1/5 इंटू ई रेस टू 2 लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 1/0.5 है, यह 1/0.5 है, वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है dq/dt इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2q इज इक्वल टू 1/5 इंटू ई रेस टू 2t हो जाएगा। अब ये जो है आपका दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, लेकिन ये जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल में लीनियर है, तो दिस इज लीनियर इन डिफरेंशियल इक्वेशन इन क्यू, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो P एंड Q है वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो क्या हो जाएगी P की वैल्यू हो जाएगी, और Q की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड फंक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, P और Q फाइंड आउट किया है। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट किसका हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला शायद हम बहुत बार देख चुके हैं। तो e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा p, और उसका इंटीग्रेशन जो है यह आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है t है, तो यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लेंगे तो इसमें जो p है, p की वैल्यू 2 है, तो यही 2 वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2 हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू 2t हो जाएगा। तो ये जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिला है e रेस टू 2t मिला है। तो आप ये एग्जाम्पल अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। आपको इस एग्जाम्पल से मैंने 9 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। तो किस तरह 9 ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपको सब्जेक्टिव अच्छी तरह देखना है, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। बाकी जो ऑब्जेक्टिव के 9 क्वेश्चन है वो कितने इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं हम बाद में देखने वाले। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल solution of the differential equation is
अब इसका जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है, ए लीनियर इन क्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन में भी क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है क्यू का ही आने वाला है, क्यू इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो आप यहाँ इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है क्यू के मल्टीपल में ले सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड जो है क्या ले सकते हैं, क्यू इज फंक्शन ऑफ टी है, ये भी आपको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है टी है, उस विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हमें टी इंटीग्रेशन लेना है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर रहे हैं हम दोनों जगह, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी। लेकिन आप यहाँ क्यू को देखेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या है, 1/5 इंटू ई रेज टू 2t है। अब ये इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये ब्रैकेट को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ये जो 1/5 है, 1/5 कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब ये लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो ई रेज टू 2t इंटू ई रेज टू 2t क्या हो जाएगा, ये सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन, तो 2t प्लस 2t क्या हो जाएगा, 4t ऐसा हो जाएगा। अब हमें ये जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड के इंटीग्रल का इंटीग्रेशन लेना है। तो आप देख सकते हैं ई रेज टू 4t का मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो ई रेज टू 4t का इंटीग्रेशन, ई रेज टू 80 का फार्मूला आपको शायद मालूम ही होगा। ई रेज टू 80 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू 80 अपॉन ए होता है। उसी तरह ई रेज टू 4t का क्या हो जाएगा, ई रेज टू 4t अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये क्या होने वाला है, 5 इंटू 4 क्या होने वाला है, 20 होने वाला है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ई रेज टू 40 ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाय, जब इस पार्ट से करेंगे तो ये रेज टू 2t से हम क्या कर रहे हैं, थ्रू डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है आपके सामने, ये पार्ट आपको कैसे दिखेगा, देखो जरा, यहाँ से इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म जाएगी, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा मुझे, ई रेज टू 2t से डिवाइड करना पड़ेगा, और सी को भी क्या करना है, ई रेज टू 2t से डिवाइड करना है। तो फटाफट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ देखो ई रेज टू 2t को, यहाँ न्यूमरेटर का ई रेज टू 2t कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू 2t। अब यहाँ ये जो डिनोमिनेटर का ई रेज टू 2t है वो न्यूमरेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी इंटू ई रेज टू में क्या हो जाएगी, इसकी जो पावर है वो क्या होने वाली है, निगेटिव होने वाली है। तो चार्ज इन टर्म्स ऑफ टाइम टी जो है ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिर इसी तरह ये जो आपका चार्ज क्यू है इन टर्म्स ऑफ टाइम टी हो जाएगा। तो आपको जो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल का ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आप ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन से सेटिस्फाई है, तो जो आगे वाले आने वाले एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव के, आप अच्छी तरह ये सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व हो जाएंगे ये एग्जांपल, और कितने सिंपल तरीके से वो एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने जो पहला एग्जांपल है वो पहला एग्जांपल दे रहे हैं, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको लगेगा इतना फास्ट और ये सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो आपकी तरफ से होना ही चाहिए। अब देखो, a resistance 50 ohm and capacitance of 0.01 farad connected in series with battery 10 into e raised to 2t volts, then differential equation is।
तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने अभी अभी सॉल्यूशन देखा है, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये गिवन जो है आर सी ये सब कुछ देखने के बाद आपको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, तो ये जो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक देखेंगे, तो ये पार्ट आपके सामने है, ये पूरी तरह आप देखोगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो क्या हो रहा है, डी क्यू बाय, यहाँ ही हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कैसा लगेगा, ये आर सी भी दिया है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, एक इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर इसी तरह लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसी तरह हो जाएगा। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होने वाला है, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होने वाला है, इसी तरह होने वाला है। तो ये जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, तो ये कौन सा भी ऑप्शन है, यहाँ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ऐसा करेक्ट जो है हम अभी अभी आपके सामने लिया है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो गलत ऑप्शन तैयार करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके होंगे। यहाँ 4 लिखूंगा तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ जो e⁻2t है, यहाँ जब मैं e⁻−2t लेंगे तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। ये 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सही जो ऑप्शन है अभी अभी आपको दिखाया है, ये आपका सही ऑप्शन है। तो ये जो बी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह हम जो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उस वक्त क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में ये जो कंसेप्ट है फटाफट आने चाहिए। अब फिर हम जो नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंसेप्ट हम आपके सामने दिए हैं वो आपको अच्छी तरह देखा है, हम ऐसा समझ रहे हैं। ये देखने के बाद फिर आपको जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस 50 ओम है, कैपेसिटर ये है, बैटरी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला है, मुझे भी मालूम है, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड मुझे बेस तैयार करना पड़ेगा। तो बेस हम कैसे तैयार करेंगे, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये पार्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ तक आपको ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यह लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बता दिया था, सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 है वो आरसी सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे। तो इसी तरह आपका सब सॉल्यूशन इसी तरह आपको जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी तरह हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव नंबर 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे। तो थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, देखो जरा, थर्ड एग्जांपल में द आरसी सीरीज सर्किट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ आरसी सर्किट में क्या किया है, जो कंपोनेंट्स है वो नहीं दिए है, लेकिन वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वो दिया है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, गिवन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो करेंगे, लेकिन यहाँ हमने ऑलरेडी ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ देखो प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड आउट किया है, और यहाँ भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने कितना वर्क किया था वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो लीनियर डिफरेंशियल क्यू है, तो पी और क्यू फाइंड आउट करने के बाद पी का यूज हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। और e⁻2t जो है आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो एग्जांपल नंबर 3 है वो एग्जांपल नंबर 3 हम देख सकते हैं। फिर
ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो भी आप एक बार देखो ही, ताकि आपको जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव के आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो यहाँ 4 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या है? द RC series circuit satisfies the differential equation। फिर ये differential equation satisfy कर रहा है। then charge q in terms of time t क्या होना चाहिए, ये आपको पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो पहले मुझे लिखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देने के बाद ये जो आगे वाला कंसेप्ट है, वो आगे वाला कंसेप्ट पूरी तरह यहाँ ही आएगा। तो ज्यादा आपको परेशान न करते हुए मुझे क्या करना है, एक कैसे सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जनरल सॉल्यूशन अभी अभी हमने देखा है, और ये इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन देखो जरा, 1/20 e रेज टू 2t प्लस c इंटू ई रेज टू माइनस 2t हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, शायद 1/20 e रेज टू 2t, ये ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम एग्जांपल नंबर 5 की तरफ आते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये सिंपल एग्जांपल होते हैं, सिर्फ हमारा देखने का जो तरीका है वो अच्छी तरह होना चाहिए। एक ये जो एग्जांपल है, देखो, इन आरसी सीरीज सर्किट द फंक्शन सेटिस्फाइज द फंक्शन, यहाँ ऐसे होना चाहिए। ये जो फंक्शन है क्या है, सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह थोड़ा सा क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन चार्ज क्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम टी क्या हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्या प्रोवाइड किया है, ये अच्छी तरह देखो। तो हमें ऑब्जेक्टिव की तरफ देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन जो दिया हुआ है फंक्शन, ये क्या है, q इन टर्म्स ऑफ t दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन है, यह इसे हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन हमें पहले देखना चाहिए। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हम थोड़ी देर तक क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है, वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके साथ यहाँ क्या दिए है, कंडीशन दी है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, कंडीशन इज, यहाँ जो कंडीशन दी है वो कंडीशन आपके सामने मैंने लिया है। लेकिन इस कंडीशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए। ये जो q की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है। तो ये जो q इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन q 0 कब हो जाएगा, व्हेन जो ब्रैकेट में ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, t की वैल्यू है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, व्हेन t, तो t की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या लेने वाले हैं हम, 0 लेने वाले। तो इसी तरह ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन को भी समझना हमें इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 में यूज करना है, यूज दिस कंडीशन इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में यही कंडीशन यूज करेंगे, तो आप ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 आपके सामने ले रहे हैं। अब ये इक्वेशन 1 लेंगे, तो ये q ऑफ t मीन्स q की वैल्यू जो है वो क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। t की वैल्यू 0 होने के बाद यह हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं, e रेज टू 0 हो जाएगा, यह e रेज टू माइनस 0 हो जाएगा। और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होने वाला है, e रेज टू 0 1 होता है, e रेज टू माइनस 0 भी 1 ही हो जाएगा। और इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो c की वैल्यू है c इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, c ही होने वाला है, और ये 20 होने वाला है। लेकिन अब जब c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी,
अच्छी तरह आपको देखना है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट सी की वैल्यू प्लस 1/20 लेते हैं, लेकिन ये जो 1/20 है दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस 1/20 हो जाएगा। तो ये जो सी की वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो इक्वेशन 1 में है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को फिर लेना है। तो ये जो क्यू ऑफ टी है वो क्यू ऑफ टी को देख सकते हैं आप, ये जो क्यू ऑफ टी है, यहाँ सी की जो वैल्यू है मुझे क्या करनी पड़ेगी, -1/20 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ सी की वैल्यू मैं यहाँ फिर ले रहा हूँ, और इसमें और क्या आपको समझ में आ सकता है, ये जो 1/20 है यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1/20 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसी तरह आपका जो सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं क्यू ऑफ टी जो है वो क्यू ऑफ टी कंडीशन देने के बाद, ये भी आपको समझना जरूरी है, ये जो कंडीशन देते हैं, कंडीशन देने के बाद क्या है सॉल्यूशन, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो क्यू ऑफ टी है इसी तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन देखो 1/20 ई रेज टू 2t माइनस ई रेज टू -2t। तो यहाँ आपको देखना है कि जो कंडीशन है यहाँ शायद क्या किया है, ये जो सी की वैल्यू रिपीट हुई है, सी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑप्शन में क्या नहीं होना चाहिए, सी की वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह ये जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह माइनस लेके, तो आप सी ऑप्शन को देखेंगे तो ये आपका सी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस इक्वेशन में आपको जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, लेकिन आपको क्या करना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर, ये एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन हमने अभी अभी देखा है। फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 कैसे है। अब यह थोड़ा सा ये जो कंडीशन प्रोवाइड किया है इसकी तरफ से इसी तरह ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 6 नंबर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या है 6 नंबर एग्जाम्पल और उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो आरसी सीरीज सर्किट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसी तरह दिया है। तो Q इन टर्म्स ऑफ टाइम t, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सॉल्यूशन के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यहाँ हम शॉर्ट में ले रहे हैं, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एज इट इज ले रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेने के बाद ये जो आपका प्रीवियस में जो दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेने के बाद आपको ये क्या करना है, ये पूरी तरह जनरल सॉल्यूशन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम आपके सामने ये जो जनरल सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये इसी तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन आने के बाद ये क्यूब को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन फिर आपको ये समझना है कि क्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया है, फिर थोड़ा सा मैंने क्या किया है, ऑप्शन में गलती कर दी है, क्योंकि ये जो कंडीशन देते हैं, कंडीशन देते समय ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि उसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ही ये कंडीशन आपको प्रोवाइड किया है। अब यहाँ तक आपको जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप देख सकते हैं ये जो कंडीशंस है वो कंडीशन देने के बाद आपको जो सॉल्यूशन है वो किस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर ये 6 है, तो एग्जांपल नंबर 5 जब देखा था तो 5 को भी क्या किया था, यही सॉल्यूशन दिया था, लेकिन 5 के लिए क्या करना था, ये सॉल्यूशन लेके यहाँ तक फाइंड आउट करना था। लेकिन 6 में क्या किया है, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये कंडीशन देने के बाद आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है।
तो आपको ये 6 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए इतना सारा काम आपको करना होगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 7 में और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सामने ये जो है एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब आप देख सकते हैं इन आरसी सीरीज सर्किट द फंक्शन सेटिस्फाइज क्यू, ऐसा होना चाहिए द फंक्शन q इज इक्वल टू ये पार्ट है सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरह करके दे रहे हैं। वे देन द चार्ज q इन टर्म्स ऑफ टाइम t जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपको देना है। तो ये आर क्यू ऑफ टी जो है ये शायद आपने प्रीवियस ये जो एग्जांपल है एज इट इज सॉल्व किया है। अब ये जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन में ये कंडीशन यूज करने के बाद शायद हमने 5 नंबर का जो एग्जांपल देखा है, 5 नंबर का एग्जांपल का सॉल्यूशन जो है यही सॉल्यूशन क्या करना है, यहाँ भी लिखना है। तो ये जो 5 नंबर का सॉल्यूशन है, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव लिया था हमने, वही ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जो है यहाँ भी आपको दे रहे हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है 5 का एक्सप्लेनेशन मैंने एज इट इज अब यहाँ ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है यहाँ मैंने जनरल सॉल्यूशन लिखा है। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन लिखने के बाद आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। लेकिन फिर आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी सॉल्यूशन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें कुछ तो आइडिया यूज करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है ही, लेकिन आपके ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 1/20 है तो 1/10 लिखेंगे और ये जो पार्ट है यहाँ जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यही जो पार्ट है यही पार्ट आपको कैसे दिखेगा, ये जो ब्रैकेट में पार्ट है आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में पार्ट है, इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2t ऐसे लिख सकते हैं। तो ये q ऑफ t की जो वैल्यू है आपके सामने जो देख रहे हैं आप, ये q ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरह हो जाएगी। अब आपको समझ में आया होगा मेरे पास सॉल्यूशन निकालना है का काम ही नहीं है, तो सॉल्यूशन निकालने के बाद जैसे ऑप्शन है उसी तरह मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो q ऑफ t है ये क्या करना है मुझे 1/10 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2t। तो यह 1/10 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2t। तो जो आपका सॉल्यूशन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। अब एकदम सिंपल तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, या आप कमेंट करके जो कुछ आपके मन में डाउट है वो आपका मन में डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में हम क्या करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 8 में यह क्या हो रहा है ये जो आरसी सीरीज सर्किट है ये पार्ट आपको दिया है, पीरियड डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंडीशन दी है, लेकिन आपको यहाँ करंट के लिए पूछा है। तो ऐसे सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो हमने देखा है ये जो पार्ट है ये करंट फाइंड आउट करने तक जो यहाँ देख सकते हैं यहाँ कहाँ तक हमने किया है, प्रीवियस एग्जाम्पल का हम सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ ले रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। तो ये कंडीशन यूज करने के बाद ये जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एक्सप्लेनेशन इसी तरह हो जाएगा। जब आप ये कंडीशन यूज करोगे तो कंडीशन यूज करने के बाद
इसी तरह आपका डिफरेंशियल जो Q और P में है वो पार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास जो आइडिया है वो आइडिया मुझे इलोबरेट करना पड़ेगा। तो जो करंट I है, तो I इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू, मुझे मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाय dt होता है। तो ये आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू d इंटू क्यू बाय डी इंटू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या होता है, t होता है। तो ये जो I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे q का डेरिवेटिव लेना है। तो फटाफट आप क्या कर सकते हैं, q का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये 1/20 में डेरिवेटिव के बाहर ही रखूंगा, और ये जो पार्ट है इसका सिर्फ मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डेरिवेटिव लेने के बाद आपको क्या दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला डेरिवेटिव 2 टाइम्स ई रेज टू 2t, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू क्या हो जाएगा माइनस 2t हो जाएगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इस सिंप्लीफिकेशन में 2 कॉमन ले सकते हैं और इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है, ई रेज टू 2t प्लस ई रेज टू माइनस 2t। अब यह डेरिवेटिव तो लिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद ये डी बाई डी टी का जो पार्ट है वो आपके सामने नहीं दिखेगा। तो इसी तरह आपको जो करंट है, करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसी तरह 1/10 इंटू ई रेज टू 2 प्लस ई रेज टू माइनस 2t हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये ई रेज टू 2t ई रेज टू माइनस 2t में नहीं है सॉल्यूशन। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट में क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 है ये 10 को क्या करना है, फिर 5 लिखना है यहाँ, और जो दूसरा बाय 2 है वो क्या करना है, यहाँ अटैच करना है। ये फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो पार्ट है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है वो फर्स्ट हाइपरबोलिक ऑफ 2t हो जाएगा। तो I की वैल्यू 1/5 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2t हो जाएगी। तो यहाँ क्या किया है, कॉस हाइपरबोलिक में दिया है लेकिन थोड़े से ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ 1/5 होना चाहिए। तो जब हम 1/5 करेंगे तो ही डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो यहाँ जो सब कुछ किया है वो सब कुछ हमने बराबर ही किया है, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन लिखे थे ये इसी तरह ऑप्शन होने वाले। तो ये जो 8 नंबर का एग्जांपल है, 8 नंबर के एग्जांपल का सॉल्यूशन हमने देखा ही है। उसी तरह जब हम 9 नंबर का एग्जांपल देखेंगे तो 9 नंबर का एग्जांपल भी क्या है वो भी देखते हैं, और ये जो पार्ट है हम स्टॉप कर देते हैं। तो अब यहाँ देखोगे तो जो 9 नंबर एग्जांपल है, 9 नंबर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इन आरसी सीरीज सर्किट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आरसी सीरीज जो है कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो आपको ये मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ये जो आरसी सीरीज सर्किट है ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यही डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं या ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं। तो इनमें से सुटेबल कौन सा दोनों में एक देंगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा भी हो सकता है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो गलत ऑप्शन देने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ माइनस ले सकता हूँ मैं, यहाँ जो कुछ पार्ट है 1/c ही लिखूंगा सिर्फ, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ही लिख सकता हूँ। ऐसे कुछ भी गलत जो ऑप्शन है, गलत ऑप्शन के लिए मेरे पास कितने भी गलत ऑप्शन तैयार कर सकता हूँ। तो आपको जो सही ऑप्शन इसमें लेना है तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन आर सी इक्वल टू ए अपॉन आर जो है का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह एक ही एग्जाम्पल था, लेकिन एक ही एग्जाम्पल के मैंने जैसे 9 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, उसी तरह आप
बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके हैं उस एग्जाम्पल को उस एंगल से देखो ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव की एग्जाम है बहुत इजी लगेगी। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके, और ये जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब